चलते हैं अगले मेहमान के पास में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, हमारे साथ में काफी समय बाद अब जुड़ रहे हैं रचित जी। रचित चावला जी देश के जाना माना नाम है, फिनवे एफएससी से आते हैं और बाजार को बहुत अच्छे से समझते हैं। गुड मॉर्निंग रचित जी, कैसे हैं आप? Good morning, Lavjeet. I'm good. How are you? आई एम गुड सर। सर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स या कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको अभी वॉच कर रहे हैं? So I'm watching India Bulls housing as a sector because I feel कि एक तो housing में इंडिया में आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगी because the government wants housing for all. गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बहुत लिमिटेड हाउसिंग कंपनीज बची है। प्लस मुझे इसमें अच्छा ये दिखता है कि ऑलरेडी एक आउटसाइड फंड हाउस जो बहुत बड़ा फंड हाउस है उसने रिसेंटली निवेश किया है। आई एम श्योर उन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस करी होगी, अदरवाइज वो कभी भी निवेश नहीं करते। कहाँ से ये कहाँ तक गिरा हुआ स्टॉक है, बहुत डिस्काउंटेड स्टॉक है। मुझे इस वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिव लग रहा है मेनली बिकॉज आई फील कॉर्पोरेट गवर्नेंस आने वाले टाइम में बेटर होएगी बिकॉज देयर इज अ private equity arm which will run the show. Secondly, it will now become a professional driven organization because the promoters have diluted their stake. Plus, growth is definitely there, and the network with India Bulls Housing has is phenomenal. मतलब मैं नहीं समझता कि आज कोई नई कंपनी हाउसिंग की आएगी और वो इतना नेटवर्क बना पाएगी। मोर ओवर अगर आप इसका डेटा देखें तो बुक वैल्यू बड़ी अट्रैक्टिव है इसकी। मतलब कंपनीज ने अभी तक एक भी डिफॉल्ट किया नहीं है, रेगुलरली अपने इंटरेस्ट एनसीडीज को ऑनर कर रहे हैं एंड बुक वैल्यू बहुत अट्रैक्टिव है, एसेट्स बहुत ज्यादा है कंपनी के पास। सो वो सारे माध्यम से हम इस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग पिक है। जिसको शायद ही कोई एनालिस्ट देख रहा होगा तो वो एक मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल सी पिक है कि एक बहुत लंबे जितना समय जितना जितना हम रिस्क लेंगे या जितना हम इनोवेटिव सोचेंगे उतना ही अपसाइड है। ठीक है। आई एम विद यू। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ रॉन्ग पिक और कोई रिस्क वाला रिस्क है इज वन थिंग, बट कहीं ना कहीं वो जो साइंस है बहुत अर्ली स्टेजेस पे देख लेने वाली चीजें हैं वो कहीं दिख रहा है कि जिस तरीके से ये अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर अच्छे से काम कर रहा है काफी समय से, तो बहुत तेजी नहीं दिखा रहा है इज वन थिंग। पार्टिसिपेशन मार्केट के साथ में उतना नहीं है इज वन थिंग, लेकिन कहीं वो साइंस है, स्ट्रेंथ के साइंस वो वाले हैं कि हाँ इससे ज्यादा वीकनेस नहीं। अब इसके बाद नथिंग टू लूज वाली जैसे स्टेज में आकर के और वहां से नॉट ओनली शोइंग कि नथिंग टू लूज है बट ऑल्सो शोइंग कि यहाँ से ये रिकवर कर सकता है। और ऊपर की रेंज बहुत बड़ी है, 1400 रुपए तक का था स्टॉक, आज 200 रुपए के आसपास मिल रहा है, 200 से भी नीचे मिल रहा है। तो वो बहुत बड़ी है कि अगर वो केवल उसको अगर फिर से रिक्लेम नहीं भी कर पाता है अपने हाईज को, ऑल टाइम हाईज को, तो भी बीच में बहुत बड़ा एक रेंज है जिसके अंदर में ये अपने आप कहीं ना कहीं मल्टीबैगर हो जाता है अगर थोड़ा सा भी। और जो चीजें हो रही हैं बाकी फंडामेंटल्स के हिसाब से आप जो चीजें बता रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से, तो वो चीजें भी हैं। हमारे साथ में एक दर्शक हैं विश्वजीत दास जी, वो भी काफी डीपली एनालाइज करते हैं चीजों को और उनका भी वो अग्री कर रहे हैं आपके साथ में कि हाँ इंडिया बुल्स हाउसिंग पे दिस इज अ गुड पिक एक्यूमुलेटिंग एडलवाइज एंड अबव इन ऑल डिप। तो उस तरीके की कुछ एक चीजें वो कह रहे हैं कि हाँ इसके अंदर में एक अच्छे स्ट्रेंथ है, ये बढ़िया है सर। पेपल भाटिया जी का एक सवाल था एचडीएफसी लाइफ। सर तो एचडीएफसी अगेन वेरी गुड कंपनी। मतलब देखा जाए तो जिस हिसाब से ये डाउन आई है अपने ऑल टाइम हाई से, आज की डेट में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है डेफिनेटली। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो इसका ऑलमोस्ट ये अभी सपोर्ट पर ही है। मतलब आप समझ लीजिए कि 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाकर निवेश किया जा सकता है। यहाँ से बाउंस बैक करता है तो बहुत अच्छा होएगा, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट्स ऑल्सो। अभी जैसे एफआई सेल करे जा रही है कंटिन्यूसली, इस वजह से थोड़ा एचडीएफसी बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत सारे एफआईज निवेश है इसमें। तो अगर एफआई टर्न्स बायर देन दिस स्टॉक कैन बी अ गोल्ड माइन। if not then you can have a strict SL around 30 points below 598 level। जी ठीक है। तो इतनी स्ट्रांग कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी, अट्रैक्टिव कंपनी है वो ब्रांड एचडीएफसी का और वो पूरा ग्रुप,
कि एफआईआईज इसके अंदर में बहुत भर भर के निवेश करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है या पता है कि एक सेफ उसमें जा रहे हैं। लेकिन वो निवेश को उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली कह लीजिए, या बहुत सारे और फैक्टर्स को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल रीजंस को हो सकता है देखते हुए, उन्होंने पैसा बाहर निकाला है, सेलिंग करी है। उस सेलिंग का प्रेशर आपको स्टॉक्स में दिख रहा है। वो समस्या बस ये है कि नीचे के लेवल्स कहां तक जाएंगे, क्योंकि हम पीछे बहुत समय से ये सोच रहे थे कि एफआईआई कितना बेचेंगे, इतना बेच चुके हैं अब बंद होगा, अब इतना बेच चुके हैं अब बंद होगा, लेकिन वो कहीं बंद नहीं हुआ। सर अभी लास्ट कितना, कहां तक, कितना परसेंट बचा है उनका, कुछ आपके पास डेटा है क्या? सर एफआईज एक्चुअली बीच में बायर हुए थे फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो बड़ा सरप्राइजिंग था सबके लिए, और कुछ जनवरी में कुछ दिन। बट अभी भी अगर देखा जाए लास्ट 8 मंथ्स का डेटा, तो उन्होंने बहुत भर भर के सेलिंग करी है, मोर देन 60,000 करोड़ फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। ये तो एसआईपीस का ट्रेंड चालू हो गया है अमंगस्ट इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कि मार्केट सस्टेन्ड है। अदरवाइज कुछ साल पहले अगर पता चले एफआई ने 60,000 करोड़ निकाल लिए है, तो मार्केट का तो दम ही टूट जाता। ठीक है, तो ये तो हमारे यंगस्टर्स की ताकत है, हमारे नए अकाउंट्स की और नए इन्वेस्टर्स की ताकत है, डोमेस्टिक फंड्स की ताकत है, जो कि बाजार को बचा रही है, सस्टेन करा रही है। अदरवाइज बहुत बड़ा रिस्क था और बहुत बड़ा चीजें खराब हो सकती थी। तो एफआईआईज निकल रहे हैं, लेकिन हम अपने दम पे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहे हैं, और ये अच्छा है। लेकिन और इसी का और अच्छा फायदा आप यूं समझिए कि जब एफआईआईज वापस लौटेंगे, ये देख करके कि इतना सब निकालने के बाद में भी बाजार नहीं टूट रहा, तो उनको भी जो कॉन्फिडेंस आएगा बाजार के अंदर में, और वो जब वापस आना शुरू होंगे, तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी। और उसी अपॉर्चुनिटी के बाद हमने जहां से डिस्कशन शुरू किया था, वहां पे भी था कि उस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाने के लिए आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो ये स्टॉक्स के हम जैसे एचडीएफसी लाइफ को भी देख रहे हैं, तो ये जिन लेवल्स पे है, ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स है। वो कह रहे हैं रचित जी कि ये अच्छा है, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मिल रहा है, बड़ी सेल लगी हुई है, और बहुत अच्छे ब्रांड पे बड़ी सेल जब मिलती है तो दौड़ के लिया जाता है, लंबी लाइन लगती है, हमने देखा है। तो ये वो वाली चीजें हैं। लेकिन और सेल बढ़ सकती है कि नहीं, ये नहीं पता है, और कब कहां से ये सेल खत्म हो जाएगी और वापस से नॉर्मल प्राइसिंग आने लगेगा या ऊपर वापस चलना शुरू हो जाएगा, तो वो भी नहीं पता है। तो इसलिए इसके अंदर बने रहे सर। बस चलते चलते एक अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपने रिकमेंडेशन दिया है, इंडियाबुल हाउसिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी और इंडियाबुल हाउसिंग में से अगर पिक करना हो तो कौन सा होगा? सर रिस्क इज टू रिवॉर्ड के मामले में अगर हम देखें, तो मुझे इंडिया बुल्स हाउसिंग की अपसाइड बहुत दिखती है। मतलब अगर मार्केट कैप देखा जाए इंडिया बुल्स हाउसिंग का, तो वो 9,000 करोड़ है। बट अगर मैं कंपेयर करूं फिनटेक कंपनी से, जो अभी पैसा बना भी नहीं रही, तो कहीं पर भी 9,000 करोड़ सस्टेन ही नहीं होता। आप मुझे ये बोल रहे हैं कि इंडिया बुल्स इज अ $1 बिलियन एंटरप्राइज, जबकि इंडिया बुल्स के एसेट्स ही इतने सारे हैं, इंडिया बुल्स का नेटवर्क ही इतना सारा है, इतने सालों से इतनी बड़ी बुक पर बैठा है। और अगर मैं अपसाइड देखूं, तो मुझे इंडिया बुल्स में ज्यादा लगती है। इस वजह से आई वुड बी स्लाइटली इंक्लाइन टूवर्ड्स इंडिया बुल हाउसिंग, एंड ओनली फॉर अ फैक्ट कि एक प्राइवेट इक्विटी आया है। अगर प्राइवेट इक्विटी आया है, दैट मीन्स दे हैव डन देयर ड्यू डिलिजेंस। मतलब मैं एक कॉमन इन्वेस्टर की लॉजिकली सोचूं, तो उन्होंने आपके लिए काम आसान कर दिया है। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई ये कंपनी में डीएचएफएल जैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वी आर पुटिंग इन मनी। ठीक है, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा टाइम है, एक बढ़िया जगह पे और बढ़िया लेवल्स पे, कि बिल्कुल टाइमली कह लीजिए कि एंटर करने का मौका है। तो ये एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और विश्वजीत दास जी इसको बहुत अच्छे से समराइज कर रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि एचडीएफसी विल बी कंपाउंडिंग एंड इंडिया बुल्स विल बी अ मल्टी बैगर। तो ये एक बहुत अच्छा समरी है, और बहुत अच्छे तरीके से सिंपली उन्होंने पुट कर दिया है कि ये अगर कंपेयर ही करना है इंडिया बुल्स और एचडीएफसी को, तो ये है कि दोनों में ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन आपको तय करना है कि आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ चाहिए या मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया रचित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, थैंक यू और सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप बीच बीच में हमारे लिए समय निकालते रहेंगे और इस तरीके के इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हमारे साथ में पिक्स जरूर शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रचित। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।